आप सभी का अपना एडुकेटर चैनल में स्वागत है। मैं पन्नू सर आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। जैसे कि अगर बिहार बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप लोग का आई थिंक एग्जाम 17 फरवरी से शायद शुरू होने वाला है या 21 फरवरी, ऐसे ही कुछ है। मुझे डेट याद नहीं आ रहा है, मैं भूल रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका 75% या 70% हिस्ट्री का प्रिपरेशन हो चुका है, और बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनका अभी 50% 40% भी हिस्ट्री का प्रिपरेशन नहीं हुआ है, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ लेंदी है, इसका सन भी ऐसे वैसे है कि यार ये सन याद करते हैं तो ये भूल जाते हैं, ये याद करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि एक ही सन में क्या क्या हुआ था। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, इसके लिए मैं हूँ। तो मैं आप लोग को हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। तो चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोग के पास भी टाइम नहीं है और हमारे पास भी टाइम नहीं है, क्योंकि आप लोग का एग्जाम आने वाला है ना। तो आप लोग सोच रहे हो कि कितना जल्दी मैं इस सब्जेक्ट को खत्म कर दूं, कैसे पढ़ लूं, कितना जल्दी कोई ऐसा हमको प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां से हमको इसका तैयारी बहुत ही खूब अच्छी तरह से करा दिया जाए। तो आप टेंशन फ्री रहो यार, मैं ना हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा आप लोग को, आप खुद ही बताना। और प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना नहीं भूलना यार, क्योंकि आप लोग से ही मुझे एनर्जी मिलता है और आप लोग मेरे एनर्जी ड्रिंक हो। तो मैं आप लोगों को खेल खेल में, बातों बातों में हिस्ट्री पढ़ा दूंगा और याद भी करा दूंगा, क्योंकि हिस्ट्री कोई लेंदी सब्जेक्ट नहीं है। और बहुत ही जैसे नहीं कहते हैं नानी के से सुने होंगे आप लोग, एक राजा था एक रानी थी, बस वैसे ही है हिस्ट्री। तो चलिए मैं आप लोग को हिस्ट्री पढ़ाना शुरू करता हूँ। चलिए बोर्ड पे चलते हैं। जैसे कि हमारे चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का नाम है, यूरोप में राष्ट्रवाद। मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद क्या मतलब, इससे कुछ समझ नहीं आ रहा कि यूरोप में और राष्ट्रवाद, यूरोप है क्या? अरे यार पता है यूरोप क्या है? जैसे कि हम एशिया महाद्वीप में हैं, एशिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, अटलांटिक महाद्वीप है, वैसे ही एक यूरोप महाद्वीप है जिसके अंतर्गत ब्रिटेन आता है, ऑस्ट्रिया आता है, फ्रांस आता है, इटली आता है, बहुत सारे कंट्री आते हैं इसके अंदर, क्योंकि जो यूरोप महाद्वीप द्वीप है ना बहुत बड़ा है। तो हम लोग कौन सा भी पढ़ेंगे? यूरोप में राष्ट्रवाद। मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे शुरू हुआ? राष्ट्रवाद मीन्स क्या हो सकता है? कुछ आइडिया नहीं? मैं हूं ना, आपको नहीं पता, मैं हूं ना। तो देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद मतलब राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति संवेदना व्यक्त करना। जैसे हमारे राष्ट्र में हम जिस राष्ट्र में हैं या किसी एक समूह में हैं, जैसे आप अपने फैमिली में ही देख लो, फैमिली में हो आप और कुछ अलग चीज का घटना घट रहा है, तो क्या आप अगर गलत कर रहे हैं तो क्या उसमें सपोर्ट करोगे? नहीं करोगे। अच्छा होगा तो उसमें अच्छे से सपोर्ट करोगे। वैसे ही है, और उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करना या अपने राष्ट्र हित के लिए सोचना कि हाँ ये हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। तो वही है यूरोप में राष्ट्रवाद। समझे? यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद, जैसे यूरोप आपको हमने बता दिया कि यूरोप में राष्ट्रवाद यानी यूरोप एक महाद्वीप है, ठीक है, जिसमें राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई और वहां का क्या हिस्ट्री है वही हम लोगों को पढ़ना है। और टेंशन फ्री यार, ट्रिक के अनुसार आप लोगों को पढ़ाऊंगा और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही कम समय में। आपका एग्जाम आने वाला है ना, तो मैं आप लोगों को अभी 1 मंथ के अंदर ही आपका पूरा हिस्ट्री खत्म कर दूंगा। और यार देख लेना, आप ना हिस्ट्री में 85 से लेके 85 से 95 तक स्कोर जरूर कर दोगे यार, 100%। मैं इसलिए नहीं बोलता क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कंफ्यूजन होते हैं, ये क्या मारूं क्या मारूं क्या मारूं, ऐसे वैसे वैसे वैसे। तो कोई ना यार, हो जाएगा 85 to 95, ठीक है। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आपको वहां पे बोलेंगे लोग कि हम 100% ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता यार। चलिए आप ही खुद बताना यार मैं कितना परसेंट आपको देता हूँ, और आप जरूर कमेंट करना। यूरोप में राष्ट्रवाद, आप लोगों ने राष्ट्रवाद समझ लिया। मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद, जैसे कि उस टाइम था ना कि बहुत सारे शासक थे या बहुत सारे राजनीतिज्ञ थे जो एक दूसरे पर आक्रमण करते थे और क्या क्या ऐसे ही कुछ होता था, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ यूरोप में राष्ट्रवाद। यहाँ पे हम मुख्य रूप से इटली, जर्मनी के बारे में और फ्रांस, इस सब के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। जैसे राष्ट्रवाद क्या है? किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक क्षेत्र में रहने वाले लोग अपनी एकता में रहते हैं या एकता में या समूह बनाते हैं और अपने राष्ट्र हित के लिए सोचते हैं, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। समझे? नहीं समझे? मैं हूं ना। जैसे किसी सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग अपनी एकता को बना के रहते हैं और राष्ट्र हित के लिए सोचते हैं, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए, जैसे कि अगर देखा जाए, जैसे हमारे ही देश में, अपने इंडिया में ही देख लो यार,
जैसे बहुत सारी जातियां हैं, है ना। जैसे आप पंजाब में ले लो, गोवा में ले लो, बिहार में ले लो। यार बिहार का लिट्टी चोखा, बिहार का छठ क्या सांस्कृतिक है। यहाँ के लोग सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से मिले हुए हैं और बहुत सामाजिक रूप से बहुत लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं। भौगोलिक क्षेत्र, जैसे आप ना कश्मीर वगैरह में जाओगे, हिमाचल प्रदेश में जाओगे, तो वहाँ पे ना जैसे बर्फीला इलाका है, बर्फीले इलाके में आप कहीं भी जाओ तो वहाँ पे देख लेना उस रूप में अपने शरीर को ढाल चुके हैं कि मेरा बॉडी जो है इसको टेम्परेचर को सह सकता है। वैसे ही भौगोलिक, भौगोलिक मतलब बनावट, मतलब किसी राष्ट्र की बनावट, ठीक है। भौगोलिक, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक मतलब अपना धर्म, अपने धर्म में होने वाली जो सांस्कृतिक पूजाएं हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग। और भौगोलिक, सामाजिक, जैसे समाज बना के रहते हैं हम ना, के हैं, आरएसएस दल के हैं, ऐसे ही एडीसी बहुत सारे हो सकते हैं। तो अपने दल को बना के रखना और अपने राष्ट्र हित के लिए सोचना राष्ट्रवाद कहलाता है। अगर देखा जाए तो यूरोप में जो था ना राष्ट्रवाद, पुनः जागरण काल से ही शुरू हो गया था। यूरोप में राष्ट्रवाद कब शुरू हो गया था? पुनः जागरण काल से ही शुरू हो गया था। और यहाँ पे आप लोग हमसे क्वेश्चन करोगे सर ऐसे आप तो पुनर्जागरण काल बता दिए, पुनर्जागरण काल है क्या? मतलब आप ऐसे समझ लो कि आपको खेल खेल में पढ़ा रहा हूँ, तो आपको जितना भी सिंपल वे में है वैसे ही मैं आप लोग को आगे की तरफ ले चला हूँ। पुनर्जागरण काल, जैसे आप लोग सुनते हो ना पुनर्जन्म, वैसे ही किसी राज्य का, किसी देश का विघटित हो जाना, या विघटित हो जाना मतलब छोटे छोटे राज्यों में बंट जाना, क्षेत्रों में बंट जाना, या वो मतलब विभाजन हुआ और उसको एक साथ फिर से मिला देना, क्या हुआ? पुनर्जागरण काल हुआ। मतलब काल, एक काल मतलब समय होता है, तो यानी उसी को हमारे हिस्ट्री में जो हमारे इतिहासकार है उसको क्या नाम दिया? पुनर्जागरण काल। किसी राष्ट्र का फिर से विकास होना, मतलब टूटे हुए या बिखरे हुए राज्य का पुनः विकास होना, पुनर्जागरण काल कहलाता है, ठीक है। और देखा जाए 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के बाद, नेपोलियन के आगमन के बाद वहाँ का भौगोलिक स्थिति बदला। कहाँ का? जर्मनी और इटली का क्या बोलते हैं, भौगोलिक स्थिति बदला और वहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना का जागरण हुआ और राष्ट्रवाद का विकास हुआ और अपने राष्ट्र के प्रति लोगों में संवेदना आई और नए मतलब अच्छे तरह से जीने का सहारा लोगों को मिला। क्योंकि पुराने जो थे, क्या बोलते हैं, उनको जो पुरानी व्यवस्थाएं थी वो सही नहीं थी, लेकिन कोई अच्छा काम कब तक चल सकता है। उसी में फ्रांसीसी क्रांति, जैसे उसी में आगमन होता है किसका? मेटरनी का आगमन होता है। और जो फ्रांसीसी क्रांति को जिस नेपोलियन ने जो स्थापित किया था, नेपोलियन जो थे फ्रांसीसी क्रांति को स्थापित किया था, एक तरफ तो ये अच्छा कर रहे थे, दूसरी तरफ फ्रांसीसी क्रांति का संप्रभुता घटता जा रहा था, जिसके कारण नेपोलियन का पतन हो गया। नेपोलियन का पतन हो गया मतलब नेपोलियन हार गए और नेपोलियन के पतन होने के बाद मेटरनिक युग शुरू हुआ। कौन सा युग? मेटरनिक युग, जो ऑस्ट्रेलिया के चांसलर थे। कहाँ के चांसलर थे? ऑस्ट्रेलिया के। मतलब नेपोलियन, यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ऐसे कहते हैं ना कि सबसे पहले राष्ट्रवाद किसे कहते हैं कि किसी सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग अपनी एक समूह बना के अपने राष्ट्र के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और राष्ट्र हित में काम करते हैं, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। और पुनर्जागरण काल अगर पूछते, ऐसे पूछता नहीं, पुनर्जागरण काल किसी विभाजित राज्य का या देश का, विघटित देश का या राज्य का वापस में एक संप्रभुत्व मतलब स्थापित होना, सही ढंग से स्थापित होना, उसे पुनर्जागरण काल कहते हैं। और कब हुआ था फ्रांसीसी क्रांति? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। किसने? नेपोलियन ने। और देख सकते हो आप नेपोलियन के आक्रमण से। और यहाँ पे इटली और जर्मनी का जो भौगोलिक स्थिति था बदला था नेपोलियन के आक्रमण से और राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी। और फिर कहाँ थे? यहाँ पे। तो नेपोलियन हार गए मेटरनिक से। और तो मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया के कौन थे? चांसलर थे। तो 1815 में जब भी हार गया नेपोलियन, तो अब ये तो हार गया नेपोलियन हार गया, तो कहाँ जाएगा? इटली और जर्मनी कहाँ जाएगा? तो अगर हार गया तो पहले क्या होता था कि कोई राजा हार गए किसी से, तो उनका जितना भी संपत्ति था, उनका जितना भी राज्य था, जो जीते हुए राजा के हाथों में चला जाता था। तो वैसे ही नेपोलियन यहाँ पे हार गए और इटली और जर्मनी का सारा अधिकार ऑस्ट्रिया को आ गया। और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। 1815 में क्या हुआ कि एक सम्मेलन हुआ। लेकिन सम्मेलन हुआ क्या? 1815 में वियना में एक सम्मेलन हुआ जिसका मेजबानी कौन कर रहा था? ऑस्ट्रिया कर रहा था, ठीक है, ऑस्ट्रिया कर रहा था। तो यहाँ पे तो नेपोलियन युग का अंत हो गया और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई कब? जब नेपोलियन हार गए, मेटरनिक से हार गए।
तो के वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन हुआ जिसमें कौन कौन देश, फ्रांस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया तीनों ने मिलके एक वियना सम्मेलन किया और पुरानी व्यवस्था को फिर से जनता पे लादने का प्रयास किया। लेकिन वहां की जो जनता थी या जो भी अधिकारी थी वो देख रहे थे कि नेपोलियन द्वारा किए गए कार्य बहुत ही सफल रहा और नए युग से वहां पे भले ही मेटरनिख ने पुरानी व्यवस्था को लागू किया लेकिन वहां पे नए युग से राष्ट्रवाद की भावना का विकास हो रहा था, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि पुरानी जो रीति रिवाज है जैसे ऐसे करना है वैसे करना है, नए रीति रिवाज में सब कोई चाह रहा था और अपने देश के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहा था। इसलिए सभी समूह इकट्ठा हो रहे थे और राष्ट्रवाद को जन्म दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे मेटरनिख ने क्या किया कि 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन किया जिसमें कौन कौन, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और फ्रांस तीनों देश ने भाग लिया और नेपोलियन द्वारा किए गए नए व्यवस्था को इसने हटा के पुनर्व्यवस्था को, जो पुरानी व्यवस्था थी उसको लगा दिया। ये तो आप समझ गए। अब आगे चलते हैं, आगे बोर्ड पे क्या है और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और पढ़ाता हूँ। अगर आपको सर्टिफाइड नहीं तो फिर से एक बार, यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप क्या है, यूरोप एक महाद्वीप है जिसमें राष्ट्रवाद विकास कैसे हुआ। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, किसी सांस्कृतिक, सामाजिक और भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग अपनी एक समूह बना के या एक एकत्रित होकर एक समूह बनाते हैं, व्यवस्था बनाते हैं और अपने विचार को प्रकट करते हैं और राष्ट्र हित में सोचते हैं, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। और राष्ट्रवाद की शुरुआत पुनर्जागरण काल से होता है। पुनर्जागरण काल ऐसे पूछता नहीं, फिर भी पुनर्जागरण काल किसी बिखरे हुए राज्य का या देश का आपस में एकत्रित हो जाना, पुनर्जागरण हुआ। और काल यानी समय, तो ये कब शुरू हुआ था, आप ही बताओ यार। ठीक है, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के बाद नेपोलियन के आक्रमण जो थे नेपोलियन ने आक्रमण किया और इटली और जर्मनी, जो इटली और जर्मनी देश थे, यहाँ का क्या रूपरेखा या भौगोलिक स्थिति बदला और नए कानून को लगाया। और तब उसके बाद क्या हुआ, एक तरफ वो अच्छे काम कर रहा था, नए युवाओं को लेकर राष्ट्रवाद की भावना को जागृत कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ फ्रांसीसी के संप्रभुता के कारण ये कमजोर पड़ते भी जा रहा था फ्रांसीसी क्रांति, जिसके वजह से नेपोलियन पराजय हार गया। किसे, मेटरनिख कौन था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था और 1815 ईस्वी में ये हार गया नेपोलियन हार गया किसे, मेटरनिख से, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। और मेटरनिख ने क्या किया कि 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन किया जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रिया ने भाग लिया। और तो उन्होंने भाग लेके एक सम्मेलन करके क्या किया कि नेपोलियन द्वारा लागू किए गए नए राष्ट्रवाद को या नए कानून को, नियमों को हटाया और पुराने जो रीति रिवाज थे उसको लागू किया। अब यहाँ तक तो आप समझ गए। फिर आगे चलते हैं। तो हम लोग यहीं पे थे और हमारा नेक्स्ट पार्ट हुआ, जैसे आप लोगों को पहले बताया था यूरोप में राष्ट्रवाद। तो उसके आगे हम लोग चलते हैं, क्या हुआ था 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें 3 देशों ने भाग लिया था, ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रिया उसका मेजबानी कर रहा था। मतलब उसको सही से सम्मिलित हो या उसको मेजबान करना, मतलब खुद से अपने ही देश में करा रहा था। कहाँ, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। कौन, उसका वहाँ का चांसलर ऑस्ट्रिया का कौन था, मेटरनिख था। मेटरनिख ने क्या किया था, जैसे कि हम लोग अभी देखा था, मेटरनिख ने 1815 में ही क्या नेपोलियन को पराजित करके वहाँ पे नेपोलियन युग को समाप्त और मेटरनिख युग का शुरुआत किया गया था। और जो हमारा ये वियना सम्मेलन हुआ था उसका मुख्य लक्ष्य यही था कि जो नेपोलियन द्वारा व्यवस्था स्थापित की गई उसको हटा के पुरानी व्यवस्था को लगाना। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था और आगे हम चलते हैं। वहाँ पे उसने क्या किया था, मेटरनिख ने पुरानी व्यवस्था को हटा के नेपोलियन द्वारा स्थापित किया, नई व्यवस्था को हटा के, यानी नेपोलियन द्वारा हटाए गए व्यवस्था को क्या बोलेंगे, नेपोलियन द्वारा हटाए गए व्यवस्था को, मतलब जो नेपोलियन था उसने नए व्यवस्था को लागू किया था। लेकिन मेटरनिख का और उस सम्मेलन का, वियना सम्मेलन का एक ही मुख्य उद्देश्य था कि नेपोलियन द्वारा लगाए गए नए नियमों को हटा के पुरानी व्यवस्था को लागू करना। इसके लिए मेटरनिख ने बहुत मतलब क्या कहा जाए कि क्या काम किया। उसने जो पुरानी व्यवस्था थी, नेपोलियन ने जो राज्य को एकत्रित किया था, विघटित राज्य को एकत्रित किया गया था, लेकिन मेटरनिख ने अपने साम्राज्य को कायम रखने के लिए उसको विभिन्न भागों में तोड़ दिया, यानी बांट दिया। तो जैसे हम देखा कि इटली का विभाजन किया और इटली का विभाजन करके उसको बहुत सारे राजाओं को, पोप को, या ऐसे कहो कि वहाँ का बहुत सारे लोगों का आधिपत्य दे दिया, बहुत सारे लोगों को आधिपत्य दे दिया। जैसे अगर सिसिली और नेप्सा
को हम लोग देखें तो उसने बुर्गो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को, बुर्गो वंश के जो सम्राट थे उनको सिसिली और नेप्सा राज्य साम्राज्य को दे दिया, बुर्गो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को। और जो रोम था, रोम क्या था, रोम का अभी भी आप लोग सुनते होंगे कि रोम जो है वो पोपो का शहर है, यानी रोम पे पहले जो साम्राज्य स्थापित किए थे, अपना आधिपत्य कायम किए हुए थे, वो पोप थे। यानी पोप कौन थे, वहाँ के रोम के जो चर्च में रहते थे, जो फादर होते थे, वही पोप थे रोम। यानी रोम का क्या किया, मेटरनिक ने रोम को पोपो के हवाले कर दिया, यानी पोप के हवाले कर दिया। और लोम्बार्डी एवं बेनेशिया, जो लोम्बार्डी और बेनेशिया दो साम्राज्य थे, वहाँ पे ऑस्ट्रिया का खुद अपना कायम रखा। और फिर उसने किया मोडना और टस्कनी को हैब्सबर्ग नामक सम्राट को दे दिया, और जनेवा क्या है, सार्डिनिया और को पिडमाउंट को दे दिया। और जैसे कि वैसे ही चलता रहा। और जर्मनी को मेटरनिक ने अपना खुद का साम्राज्य कायम किया। जैसे कि देख सकते हैं इटली का विभाजन इन सभी राजाओं में, पोपों में, जो चर्च के अनुयायी होते थे उनको दे दिया, फिर कुछ अपने पास रखा, फिर कुछ साम्राज्यों को दे दिया। ये क्या थे, ये सब मेटरनिक की कठपुतली थी, मतलब इसके इशारे पे चलते थे। वैसे ही उसने जर्मनी को 39 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में, 39 भागों में। लेकिन इसका अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से इसका अधिकार किसको था, ऑस्ट्रिया का था। ऑस्ट्रिया कौन, ऑस्ट्रिया में किस, ऑस्ट्रिया का था, यानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के पास था, ठीक है। लेकिन वहां पे राष्ट्रवाद की भावना जन्म दे रही थी और ये ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी। तो जैसे वहां पे, जैसे हमने आपको पहले ही बता दिया था कि नेपोलियन ने जो फ्रांसीसी क्रांति किया था, उसके बाद नए युवाओं के साथ उसने राष्ट्रवाद की भावना को विकास किया सभी में, और छोटे छोटे विभाजित राज्य को जोड़ के एक देश के रूप में उसने विघटित बनाया था। जैसे हमने बताया कि ऑस्ट्रिया का अधिपत्य चांसलर कौन था, मेटरनिक था। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, मेटरनिक था। और मेटरनिक ने जर्मनी को और इटली को तो मैंने बताया कि इन राज्यों को इनके कुछ सम्राटों के हवाले, कुछ अपने हवाले, कुछ राजाओं के हवाले कर दिए थे। लेकिन ये जितने भी राजाएं थे, इसके मेटरनिक के कठपुतली थे, उसके इशारों पे चलते थे, तो इन लोगों के हवाले कर दिया, उनको इसका अधिकार दे दिया। लेकिन मुख्य रूप से इसका अधिकार किसके पास था, मेटरनिक के पास। और मेटरनिक के पास इन राज्यों को कर दिया। अब फिर देखा जाए तो इसने क्या किया था, फिर जर्मनी के साथ इसने ऐसा ही किया था। जर्मनी को इसने 39 भागों में विभाजित कर दिया था, जो पहले एक था उसको 39 भागों में विभाजित कर दिया, 39 भागों में विभाजित कर दिया, ताकि इस पे अपना शासन करना बहुत आसान से, यानी सिंपल वे में हो सके, कोई कठिनाई ना हो। तो ऐसे मेटरनिक ने किया, जर्मनी को 39 भागों में विभाजित किया। लेकिन मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि नेपोलियन ने जो नए युवाओं के साथ राष्ट्रवाद की भावना का विकास किया था, जिसकी वजह से राष्ट्रवाद की भावना फूटी और ये मेटरनिक युग भी समाप्त हो गया। और लुई 18वां जो थे उनका साम्राज्य कायम हुआ। और लुई 18वें ने क्या किया कि 18वें थे वो फ्रांस के नए राजा बने, यानी वो किस वंश के थे, बुर्बो वंश के थे। बुर्बो वंश के राजा लुई 18वां थे, उन्होंने फ्रांस पे राज किया। और उन्होंने क्या किया कि 2 जून 1814 से लेके 1848 तक एक नई संवैधानिक घोषणा कर दी कि पुरानपंथी व्यवस्था को हटा के नई व्यवस्था को लागू किया जाए, जो राष्ट्रहित के लिए थी। और ये व्यवस्था 1848 तक चलती रही, ठीक है। तो लुई 18वां ने 2 जून 1814 में एक संवैधानिक घोषणा की, जो नई व्यवस्था थी उसको लागू किया, और 1848 तक ये चलता रहा। वे एक सामाजिक राजनीतिक व्यक्ति थे। और इसका ये जो हमने जो घटनाएं पढ़ी, जो भी घटनाएं घटी कि कैसे मेटरनिक का अपना साम्राज्य कायम करने के लिए नेपोलियन को पराजित किया, और बहुत सारे इटली के राज्य को विभाजित किया, फिर जर्मनी के राज्य को विभाजित किया, इन सभी घटनाओं का परिणाम 1830 में कब, चार्ल्स 10वें के 1830 की जो शासनकाल था उसमें प्रत्यक्ष रूप से परिणाम इसके देखने के लिए मिले हम सभी को। यानी चार्ल्स 10वें के शासनकाल में इसी के दरमियान लुई 18वां के बाद चार्ल्स 10वें जो वही व्यक्ति थे जिसने इस व्यवस्था को कायम किया और चलता रहा। ये व्यवस्था जो कौन सी व्यवस्था, जो नई व्यवस्था को लागू किया था लुई 18वें, उसको चार्ल्स 10वें ने इसको कायम रखा और 1848 तक चलता रहा। और इसके जो परिणाम थे 1830 में देखने को मिले। चलिए हम आगे पढ़ेंगे
जुलाई 1830 की क्रांति। तब तक के लिए बाय। चलिए कल मिलते हैं। और एक बात और, जाने से पहले यार आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, और यार कमेंट करना नहीं भूलना, क्योंकि कमेंट से ही हमें एनर्जी मिलती है और हम आप लोग से मोटिवेट होते हैं कि हाँ मेरे जो बच्चे हैं या दोस्त हैं या भाई हैं जो भी हैं कि हमें सपोर्ट करें। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।